मित्रों नमस्कार। ज्योग्राफिया विथ एम के पांडे में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के तीसरे सीरीज पर चर्चा करते हैं। आइए बिना समय गवाए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, इसमें 4 ऑप्शन है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो हीराकुंड बांध ऑप्शन ए महानदी पर स्थित है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ये संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर 1957 में महानदी पर निर्मित बांध है। ये संसार का सबसे लंबा बांध है, लंबे बांधों में से एक है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसके दोनों ओर अवलोकन मीनार है। एक मीनार का नाम है गांधी मीनार और दूसरे मीनार का नाम है नेहरू मीनार। इसके जलाशय की तट रेखा 639 किलोमीटर लंबी है। इसमें कंक्रीट और सीमेंट इतना लगा है कि इससे 8 मीटर चौड़ी सड़क कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाई जा सकती है। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित रहता है। तो ये आपकी हीराकुंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई, इसमें जो 4 ऑप्शन है, पारादीप, सालसेट द्वीप, कावारत्ती द्वीप, दमन द्वीप। तो मुंबई ऑप्शन बी सालसेट द्वीप पर स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मुंबई में ये जो 7 द्वीपों का समूह है, इसे हम सालसेट द्वीप कहते हैं। उसमें 7 कौन कौन से द्वीप है? पहला बम्बई, दूसरा कोलाबा, तीसरा ओल्ड वुमेन द्वीप जिसे हम लिटिल कोलाबा बोलते हैं, चौथा माहिम, पांचवा मझगांव, छठा परेल और 7वां वर्ली द्वीप है। इन 7 द्वीपों को मिलाकर के सालसेट द्वीप कहते हैं। इसी के साथ साथ मुंबई को हम अब बृहद मुंबई के रूप में जानते हैं, जिसमें ट्राम्बे के भी कुछ द्वीप हैं, खासकर 5 द्वीप हैं। वो द्वीप है धारापुरी द्वीप, जिसे हम एलिफेंटा द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अगला है बूचर द्वीप, अगला है मध्य ग्राउंड तटी बैटरी, 11वां है कस्तूरबा रॉक और 12वां है पुर ग्राउंड। अब ये सालसेट द्वीप और ट्राम्बे द्वीप को मिला करके बृहद मुंबई बनता है। तो ये एक अच्छी जानकारी है, इसको आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो पालघाट दर्रा आपका ऑप्शन डी सही है, केरल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ने वाला यह दर्रा है। इसे पालक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह केरल के कोझिकोड नगर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 75 से 300 मीटर है। यह पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रा है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, दोदा-बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सबसे सटीक उत्तर है। अनाईमुडी केरल के इडुक्की जिले में स्थित अन्नामलाई पर्वत का शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इस प्रकार यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, अब इसमें ऑप्शन दिया है 4, कन्याकुमारी, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये हिंद महासागर में स्थित, ऑप्शन डी सही है।
अगर हिंद महासागर न रहे तो कन्याकुमारी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर हिंद महासागर है तो हिंद महासागर सबसे सटीक आंसर है। जरा इसके बारे में जानते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी से 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। उसको एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया था। क्या नाम था उनका? एकनाथ रानाडे। एकनाथ रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक थे। तो ये एक अच्छी जानकारी है, इसको आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कहवे के बागान को क्या कहते हैं? अब इसमें 4 ऑप्शन है, फजेंडा, कनात, लिमान, सेल्वास। तो ब्राज़ील में कहवे के बागान को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा यह मुख्य रूप से अरेबिका किस्म के कहवे के लिए जाना जाता है, जो कुल फसल का 80% है। तो ब्राज़ील में कहवे की खेती ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है वह एक तरह से कह सकते हैं कि कहवे पर ही टिकी है, जिसे हम कॉफ़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील में कहवे के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? अब इसमें आपके ऑप्शन है 4, चरनोजम, रेंगूर, काली मिट्टी, टेरा रोसा। तो सबसे सही उत्तर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सबसे सही उत्तर है टेरा रोसा। तो टेरा रोसा मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसमें चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होती है। यह मिट्टी लाल रंग की होती है। इस प्रकार की मृदा की परत कहीं मोटी तो कहीं पतली होती है। इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा जो मिट्टी है वह अत्यधिक कहवे के फसल के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहवे की फसल अच्छी होती है। तो ये ब्राज़ील में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में कौन सी मृदा पाई जाती है? यूक्रेन में कौन सी मृदा पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, रेंगूर मिट्टी। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वह चरनोजम मिट्टी। यूक्रेन में जो चरनोजम मिट्टी पाई जाती है वह बेसिकली काली मिट्टी है। इसमें जीवांश की अत्यधिक मात्रा होने के कारण उस मिट्टी का रंग काला हो जाता है और उस मिट्टी में खास करके गेहूं की फसल वहाँ पर उगाई जाती है और वहाँ पर उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला, मॉस्को किस पहाड़ी पर स्थित है? यूराल, वल्दाई, कार्पेंथियन, पिरेनेज। तो मॉस्को वल्दाई पहाड़ी पर स्थित है। यह यूराल पर्वत के पश्चिम में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसको बोलते हैं वल्दाई पहाड़ी। वल्दाई पहाड़ी पर स्थित मॉस्को रूस का सबसे बड़ा नगर और राजधानी नगर है। इसकी खासियत यह है कि यह 5 झीलों से जुड़ा हुआ है और 5 यहाँ पर बंदरगाह हैं। हालांकि बंदरगाह इसके दूर हैं, लेकिन यहाँ तक नावें, बड़ी बड़ी जहाज़ें भी मॉस्को तक पहुँचती है। बहुत सी खूबसूरत नगर है। अगला क्वेश्चन, वोल्गा नदी किस झील में गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, पिचोरा बेसिन। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन ए सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसमें वोल्गा नदी गिरती है। जहाँ पर वोल्गा नदी गिरती है वहाँ पर इसके खारापन में कमी आती है। आगे क्वेश्चन है, दजला फरात नदियाँ कहाँ मुहाना बनाती हैं? दजला फरात नदियाँ फारस खाड़ी में, लाल सागर में, अमृत सागर में, कैस्पियन सागर में। तो ऑप्शन ए
फारस की खाड़ी में दजला फरात नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। पहले फारस की खाड़ी के ऊपर जहाँ दजला फरात का दोआब है वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी। आज उसे इराक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बेबीलोन, तेहरान, कंधार, अस्मारा। तो मेसोपोटामिया की जो राजधानी थी वो बेबीलोन थी, जिसे आज हैंगिंग गार्डन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मेक्सिको में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? माया, इंका, इस्तेक, चाल्डियन। तो मेक्सिको की जो सभ्यता थी वो माया सभ्यता थी। माया सभ्यता जादू टोने पर आधारित सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका की महान झील किससे निर्मित है? अमेरिका की महान झील किससे निर्मित है? नदी द्वारा, हिम द्वारा, उल्कापिंड द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा। तो अमेरिका की महान झील हिम द्वारा निर्मित है। दरअसल प्लिस्टोसिन पीरियड में जब हिम युग आया था, जैसे प्लिस्टोसिन पीरियड को हिम युग कहते भी हैं, उसमें पूरा विश्व हिम के चादर से ढक गया था। तो यहाँ पर हिम के अत्यधिक छाने के वजह से ज़मीन का कुछ हिस्सा नीचे धंस गया, उसका अवतलन हो गया और बाद में हिम के पिघलने के कारण वहाँ पर झील निर्मित होगी, जिसे हम महान झील ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो 5 झीलों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के तट पर, दक्षिणी अमेरिका के तट पर, प्रशांत महासागरीय तट पर, यूरोपीय तट पर। तो ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिकी तट पर स्थित है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तट है जहाँ पर इनकी सीमाएं लगती हैं, वहीं पर ग्रैंड बैंक है। यहाँ पर मत्स्य का उत्पादन ज़्यादा होता है, चूँकि लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के मिलने के वजह से यहाँ पर अभिवन कोरा छाता है और प्लैंकटन का विकास होता है। और इस कारण प्लैंकटन के चलते वहाँ पर मछलियाँ, चूँकि प्लैंकटन मछलियों का भोजन है, लिहाजा मछलियाँ उसके लालच में वहाँ आती हैं और मत्स्य पर स्थित जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलता है। आगे, आगरे का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। हालांकि लाल किला 2 है, एक दिल्ली में है, एक आगरे में है। तो दिल्ली का जो लाल किला था वो शाहजहां ने बनवाया था और जो आगरे का लाल किला है उसे अकबर ने बनाया था। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर लाल किला आता है तो हम बिना आगरा या दिल्ली देखे निशान लगा देते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है, अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान की विधि का उल्लेख किस वेद में है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यज्ञ अनुष्ठान जो होता था वह यजुर्वेद में इसका वर्णन है। यजुर्वेद यहाँ पर अब देखिए, ऋग्वेद में तो ऋचाएँ लिखी गई थी, ईश्वर की स्तुति की गई थी, लेकिन यजुर्वेद में उनको प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान, यज्ञ, इस तरह के क्रियाकलाप किए जाते थे। तो उसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया। और सामवेद तो आपको पता ही है, संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद आयुर्वेद से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हुआ बी, यजुर्वेद। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या यह 15, 16, 17, 18। तो पुराणों की संख्या 18 है। 18 वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराण को हम लोग जानते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय
परिपीडनम। 18वें पुराण में व्यास जी ने सिर्फ 2 बातें कही हैं। परोपकाराय पुण्या, परोपकार करने से पुण्य मिलता है। पापाय परिपीडनम, दूसरों को सताने से, पीड़ा देने से हमें पाप मिलता है। तो ये आपका श्लोक पुराणों की सारगर्भिता पर आधारित है। तो ये कुल लेकर 18 पुराण है। अगला है अरण्यक क्या होता है। अरण्यक क्या होता है? जंगल में लिखी गई पुस्तक, उपनिषद, पांडुलिपि, शास्त्रीय संगीत। तो अरण्यक जंगल में लिखी गई पुस्तक को कहते हैं। जंगल में लिखी गई पुस्तक, अरण्य मीन्स जंगल, और वहाँ पर जो लिखी गई पुस्तक थी उसे अरण्य करते हैं। हालांकि यह भी ये ग्रंथ धर्म से और पुरानी संस्कृतियों से जुड़ी हुई पुस्तक है। पुस्तक क्या है? ग्रंथ ही है, और इसको जंगलों में ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया था। समाज को अनुशासित करने का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद, अब आपके पास 4 ऑप्शन है। वेदों की संक्षिप्तिका को, रामायण को, महाभारत को, पुराणों को। तो उपनिषद हमारे यहाँ, अब चूंकि वेद बहुत बड़े बड़े थे तो वेदों को सभी लोगों के लिए ग्राह्य नहीं था, लिहाजा उसको संक्षिप्त रूप से उपनिषद में दर्शाने का प्रयास किया गया था। तो ये उपनिषद वेदों की रियल में संक्षिप्तिका है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। अगला, पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला ऑप्शन है पोरबंदर और सिलचर को, दूसरा श्रीनगर और कन्याकुमारी को, तीसरा दिल्ली और चेन्नई को, चौथा वाराणसी और कन्याकुमारी को। तो पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर की बात हो रही है, तो पश्चिम में पोरबंदर और पूर्व में सिलचर है। तो पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। यह अटल बिहारी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी। एक तो गोल्डन ट्रिंगल जो था आपका 4 महानगरों को जोड़ने का था, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, और फिर वहाँ से दिल्ली, और दूसरा पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ने का था। तो ये पोरबंदर और सिलचर, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला, मलेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या? मलेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जल संधि, 4 ऑप्शन है। मलाया जल संधि, जोहोर जल संधि, बाब अल मंडब जल संधि, बास्पोरस जल संधि। तो आपका ऑप्शन बी सही है, जोहोर जल संधि। मलेशिया के नीचे एक छोटी सी स्टेट है, जल संधि है, उसके बाद सिंगापुर देश है। यह जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, क्योंकि चाइना, जापान या अन्य पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले जहाज इसी जल संधि से होकर के हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, और उसका लाभ सिंगापुर को मिलता है। तो यह जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित, ऑप्शन बी सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, कोरल रीफ का एक दूसरा प्रकार है ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला, उत्तरी एवं दक्षिणी कॉरिडोर किन 2 नगरों को जोड़ता है? तो उत्तरी और दक्षिणी कॉरिडोर वाराणसी और कन्याकुमारी को, दिल्ली और मुंबई को, श्रीनगर और कन्याकुमारी को, आगरा और अंगोला को। तो ऑप्शन सी सटीक आंसर है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला कॉरिडोर है। यह 4 लेन की कॉरिडोर बनाई गई थी, अब इसको बना करके 8 लेन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी
दक्षिणी कॉरिडोर की सड़कें किस स्थान पर एक दूसरे को क्रॉस करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ऑप्शन ए आगरा, झांसी, ग्वालियर, वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन बी झांसी महत्वपूर्ण है। झांसी में ये दोनों कॉरिडोर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो आपका ऑप्शन बी सबसे सही उत्तर है। तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे।